ठीक है, मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। आपको पता है आज हम ताल ठोक के जो हमारा बहस का नंबर 1 शो है उसको करने वाले थे, और कोल्हापुर में जो कुछ हुआ, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में जो कुछ हुआ, लेकिन खबर बड़ी आ गई है, इसी पर बने हुए हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जो बहुत अच्छी तरह समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, डीके दुबे साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला जी उत्तर प्रदेश से आते हैं लेकिन कर्मभूमि उनकी महाराष्ट्र है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इस पर तो सवाल उठेंगे कि फिर एक शूटआउट एक अपराधी का, भले से ही अपराधी ने मारा हो, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन फिर भी किसी की सरेआम हत्या हो जाए, कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे। प्रेम जी, निश्चित तौर पर किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और हर किसी अपराधी को भी हिरासत में पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है, वकील के वेश में हत्यारे आए हैं और हत्या को अंजाम देकर चले गए हैं। हालांकि हत्या एक हत्यारे की हुई है, किंतु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस हत्या के पीछे जो भी लोग संलिप्त होंगे उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर किसी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिन्होंने हत्या की या जिन्होंने हत्या की योजना बनाई, उन षड्यंत्रकारियों तक भी पुलिस पहुंचेगी। और हर किसी, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, वहीं चलते हैं। जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाएं, सोचिए यहां पीछे सड़क पर। ये लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। आपका बहुत धन्यवाद। गुंडागर्दी लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकती, ये कहना है अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार पर हमले का कोई भी मौका अखिलेश यादव नहीं चूकते हैं। सवाल हो रहा है, उनसे सुनते हैं उसका जवाब अखिलेश क्या दे रहे हैं। आपके बीच से कोई निकल कर गोली मार क्या बोले, सुनते हैं। क्या पता आप में से कोई बैठा हो जो गोली यहां चला दे। क्या भरोसा है इस बात का? मुख्यमंत्री भी हमसे मिले हुए हैं, इसका मतलब क्या आप बात कर रहे हो? आप भी, इस सांसद ने और बीजेपी के एक विधायक ने, हालांकि महिला विधायक है, उसने एक मुस्लिम को 10,000 या 20,000 रुपए दिए और बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के मंदिर में मांस रखाए, दंगा हुआ, 17 लोग जेल गए। क्या ठीक है, तो अखिलेश यादव अपनी राजनीति के हिसाब से अपनी बातें कहते हुए, लेकिन ये बात सही है कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं जब भी कोई ऐसा मौका होता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। मैं जानना चाहता हूँ, दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लीडर AIMIM का, एक रिएक्शन उनका भी लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? दानिश जी बोलिए। आप इस पर तो कोई आपत्ति नहीं करेंगे क्योंकि मरने वाला तो एक हिंदू है, आप तो इनकाउंटर खाली मुसलमानों का देखते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहली बात यह है कि योगी जी अब ये बात बता दें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में ही मतलब यदि गुंडा राज वो होता है, जंगल राज होता है या नहीं होता, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है तो कानून व्यवस्था बनाने में वो लग जाते हैं। दिक्कत इनकी ये आ रही है क्योंकि अब जिस तरह से जंगल राज पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी शासन में बना हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इस्तीफे की हालत बन चुकी है, क्योंकि अब इस तरह शूट आउट होने लग गए हैं। आप आम आवाम को देखिए, अब वहां आप देखिए। एक मिनट, ये तो देखिए, आप शूट आउट की बात किसकी कर रहे हैं? संजय मराठी कोई दूध का धुला आदमी तो है नहीं सर, एक कुख्यात अपराधी है, कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल, मुख्तार अंसारी के साथ शामिल, मुन्ना बजरंगी के साथ शामिल, हम हर आदमी हर गलत काम में शामिल, ये संजीव जीवा हर गलत काम में शामिल। तो फिर योगी जी, लेकिन आपको अपराधी नहीं दिख रहा है उसमें। हालांकि हत्या किसी की भी हो, हम उसका समर्थन नहीं करते। फांसी पे लटका देते। अरे अदालत क्यों भेज रहे हैं? फिर उसको फांसी पे लटका देते ना। काहे ये परेशानी होने की जरूरत नहीं है ना। सर, मुख्तार अंसारी को हुआ ही ना आजीवन कारावास, तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो योगी जी का काम नहीं था, वो अदालत का काम है, ये समझना पड़ेगा। तो योगी जी ने कहा, अच्छा सुन लेते हैं, केशव प्रसाद मौर्य उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें इस पूरे शूटआउट पर क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य। कोर्ट के बाहर गैंगस्टर की हत्या हुई है अभी
मुझे अभी जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हो। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। कोर्ट के बाहर गैंगस्टर की हत्या हुई है अभी मुझे अभी जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हो। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। कोर्ट के बाहर गैंगस्टर की हत्या हुई मुझे अभी जान पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। ठीक है, अतीकुर रहमान के पास हम जा चुके हैं। अतीकुर रहमान साहब अपनी बात कहें, लेकिन दानिश कुरैशी जी ने अपनी बात की थी। अतीक साहब के पास जाएंगे। शिवम त्यागी खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। शिवम त्यागी भले से संजीव जीवा एक हत्यारा था, हत्या के उस पर आरोप थे, कई मामलों में मुकदमे चल रहे थे, हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद था, पुलिस उसको कचहरी ले गई, शूट आउट के अंदर उसकी हत्या हो जाती है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर अगर अखिलेश यादव सवाल उठाए तो सवाल उठना तो बनता है। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल बनता है और सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए कि अगर इस तरीके से हुआ है और ये हुआ है पुलिस परिसर में तो जाहिर है, कोर्ट परिसर में तो जाहिर है सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन और मैं तो जो है संजीव को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप यकीन मानिए आंखों में बहुत आंसू हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। इतना महान आदमी था। बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिन्होंने बहन कुमारी मायावती का गेस्ट हाउस कांड में साथ दिया था और उनको एक तरीके से बचाया था, वरना उनकी हत्या हो सकती थी, उस व्यक्ति के मारने में इस आदमी का हाथ था। कृष्णानंद रॉय की हत्या में इस आदमी का हाथ था। बदन सिंह बद्दों से लेकर और इधर सुनील राठी से लेकर और उधर डकैती तो बंगाल तक 2-2 करोड़ 90 के दशक में 2 करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी इसने। मुझे लगता है उस जमाने में वो बहुत बड़ी बात थी। 2 दर्जन से ज्यादा इस पर केस थे। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों का अंत यही है। ये तो समय तय करता है, ये तो भगवान तय करता है। लेकिन भगवान तय करता है, लेकिन कोर्ट परिसर में गोली मार दी गई। हाँ, लेकिन शिवम क्या कहेंगे? लेकिन कोर्ट परिसर में गोली मारी गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल विचारणीय है। इसको जरूर सोचना पड़ेगा सभी सरकारों को, और खासतौर में उत्तर प्रदेश में, कि जर्नलिस्ट हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो वकील हों, इस तरह से पत्रकार और वकील बनकर जो लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से गैंगस्टरों का खात्मा कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसमें उनको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन इस पर कोई तो प्रोटोकॉल ऐसा बनना चाहिए कि किसी भी हत्यारे के पास, गैंगस्टर के पास, चाहे वो कोई भी है, उसके आसपास तक कोई पहुंच ना पाए। क्योंकि ऐसा ये पहली बार नहीं है। अभी मुझे अच्छे से याद है कि विक्की त्यागी का बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था। मुजफ्फरनगर में सेम यही वकील बनकर एक व्यक्ति आया था और फिर गोली लगातार चलती रही कोर्ट में, और जज साहब एकदम टेबल के नीचे चले गए थे और 5 मिनट तक शूट आउट चला और उसके बाद वो सरेंडर करके खड़ा हो गया था व्यक्ति। मुझे लगता है इन पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए इस व्यक्ति की, तो मुझे लगता है सहानुभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिसने किया है और किस तरीके से इसको इंप्लीकेट किया है, ये सवालों के घेरे में है। जांच में जो भी चीज सामने आएगी, बख्शना किसी को भी नहीं चाहिए और पूरी उम्मीद है कि बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, दानिश कुरैशी के पास एक बार फिर चलते हैं। अतीकुर रहमान साहब जुड़े हमारे साथ। अतीक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए दानिश कुरैशी साहब ने कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाया है, लेकिन ये नहीं कहा कि देखिए साहब शहीद हो गया, क्योंकि भाई अतीक अहमद और अशरफ को शहीद कहने वाले लोग भी लाइव टेलीविजन पर देखे गए उस दौरान। संजीव जीवा के लिए क्या कहेंगे अतीकुर रहमान साहब? आपकी तो कोई सहानुभूति होगी नहीं उनके साथ। दीपक जी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। मुझे कोई और स्टोरी बताई गई थी, मैं इसके बारे में ना, ये एकाएक हुआ है। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज आ गई है सर, माफ कीजिएगा अतीक भाई। हम बात करने वाले थे कोल्हापुर के ऊपर, संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में जो कुछ हुआ उसके ऊपर, लेकिन एकाएक ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसलिए मैं आपसे एक टिप्पणी चाहता हूँ, सवाल वापस ले लेता हूँ मैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात दानिश भाई ने कही है वो हकीकत है। बहुत ज़्यादा दिखावा हो रहा है योगी सरकार के अंदर, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ जाता है। और शिवम जी ने भी देखिए एक बहुत ही राइट स्टैंड लिया है कि कम से कम अदालत के परिसर के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं
तो एक बहुत बड़ा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और ये जवाब सरकार को ही देना चाहिए कि इस तरह से अगर हत्याएं रास्ते पर होने लगी तो कोर्ट्स की क्या जरूरत पड़ेगी, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम में आ रहा है, और पुलिस किस तरह से इसकी इंटेलिजेंस काम कर रहा है स्टेट पुलिस का, ये हमारी समझ के बाहर है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव काका हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? नहीं, आप भी कहेंगे और सब पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि जिस सुरक्षित कानून व्यवस्था की डफली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए दिन पीटते हुए नजर आते हैं, उनसे ये सवाल है कि जब कोर्ट के परिसर, जब न्यायिक परिसर ही सुरक्षित नहीं है, वहां अपराधी धुआंधार और धड़ल्ले से गोलियां चल रही हैं, जब न्यायिक परिसर सुरक्षित नहीं है, न्यायालय सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है, वहां एक बेटी की हत्या हुई है। और ये सारे के सारा का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है उसका अब राजनीतिकरण हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश के जो प्रचंड बहुमत की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उसमें इतना दम नहीं है कि वो एक अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति करे। उत्तर प्रदेश के आप देख रहे होंगे कि जितने अभी ये तीसरे डीजीपी हैं जो कार्यवाहक हैं, तो जिस स्टेट के डीजीपी कार्यवाहक हों, अभी बस्ती में एक बेटी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपहरण किया, घर में बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तो जब पुलिस को ये निर्देश हो और पुलिस को इस तरह से संचालित किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडागर्दी को पूरी छूट है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था है और इसको सभी देख रहे हैं। ठीक है, सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, गंभीर आरोप लगाए मनोज यादव काका जी ने, आप क्या कहेंगे इस पर? कि अपराधीकरण हो गया है पुलिस व्यवस्था का या राजनीतिकरण हो गया पुलिस व्यवस्था का? दोनों बातें कही उन्होंने। ठीक है, शिवम त्यागी से यही सवाल। शिवम, बताइए। अपराधियों का राजनीतिकरण कैसे होता है? दीपक जी, मैं ये बताना चाहता हूं, इनकी जो संजीव जीवा है, इनकी धर्मपत्नी है पायल 2017 में शामली मुजफ्फरनगर में पड़ता है, एमएलए के टिकट पर लड़ी थी आरएलडी के सिंबल पर, यानी कि जयंत चौधरी यानी कि अजीत सिंह जी की पार्टी से। जिस आदमी पर 2-2 दर्जन मुकदमे हो, जिस आदमी पर तमाम हत्याओं पुलिस कुछ कह रही है, सीधे सुने। हाँ ठीक है, सबको काम करना है ना यार। तो आप आईडी पे हाथ रख रहे हो ना, आप किसी का हमने हटाई नहीं, क्या दबाने की बात कर रहे हो आप? दबा यार, फिर वही बात, फिर आप बिलावल चलो चीज ना शुरू करें, आप यार हमें क्या मतलब भाई, तुम समझ रहे हैं। पुलिस कुछ भी कहने से इस वक्त बच रही है। बड़े अधिकारी हैं तमाम आईपीएस लेवल से और उससे ऊपर से बड़े डीसीपी, सीपी, कौन है, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहुंचाता, लेकिन बड़ी हायरार्की के यहाँ पर है। और अब एक पुलिस कोई बयान देने के लिए तैयार हो रही है। सुनते हैं पुलिस का क्या कहना है। परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है। आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेजा गया है। एक का प्रकाश पाया अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। हम अस्पताल के उससे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, सीधे शिवम त्यागी के पास चलते। शिव, क्या कहेंगे मनोज यादव काका जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि जो पुलिस है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही है। मैं फिर से वही उस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रहा है, गुंडों का, गैंगस्टरों का, मवालियों का पॉलिटिसाइजेशन हुआ। उनको कुर्ता पहनाया गया, उनको नेता बनाया गया। उसकी जीती जागती मिसाल ये केस भी है। जैसे हर केस में अगर आप किसी भी गैंगस्टर को उठाओगे तो वो समाजवादी से ही मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही ये गैंगस्टर जिसकी आज हत्या हुई है, इसकी धर्मपत्नी पायल 2017 में शामली मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ी है रालोद के टिकट पर, जयंत चौधरी जी के टिकट पर। आप मुझे एक चीज बताइए, ये होता है गुंडागर्दी को पॉलिटिसाइज करना, उनको नेता बनाना, ये होता है ना। अब उनकी धर्मपत्नी का अपने पति के अलावा तो कोई और स्टेक नहीं है राजनीतिक जीवन में। तो जब ऐसे गुंडे गैंगस्टर्स को उठाकर जो है आप नेता बनाओगे और उनसे वो तमाम उन पर एक्सटॉर्शन के केसेस और इस तरह के केसेस रहेंगे तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बात सच है कि यहां पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं की, यहां पर उसको बचाया जा सकता था। लेकिन ये इनके कर्म है, इन लोगों के काम है, ये 2-2 दर्जन मुकदमे हैं इन पर, किससे दुश्मनी नहीं है इसकी।
इसकी? कोई ऐसा गैंगस्टर नहीं है जिसकी संजीव से दुश्मनी ना हो, तो जाहिर है जिसने मौका देखा ये कर दिया। मैं बिल्कुल एक तरह से मानता हूं कि जिस तरीके से कोर्ट परिसर में ये हुआ ये नहीं होना चाहिए था, और इसमें जो भी कोई होगा, जो भी कोई इसमें पाया जाएगा कि कोई भी अभियुक्त है, कोई भी जिसने भी गोली चलाई है या फिर कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत रही है उसको देखा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस तरीके के गुंडे गैंगस्टरों को जो है यहां तक पहुंचाने वाले यही तो हैं। काका जी हो गए, फिर ये जयंत चौधरी जी हो गए, इन लोगों की पार्टी के लोग निकल निकल कर आ रहे हैं सारे। मनोज जी क्या जवाब देंगे? भाई आपने तो इनकी बीबी को आपके सहयोगी दल ने टिकट दे दिया, तो आप कह रहे हैं कि पुलिस का अपराधीकरण हो गया। उससे पहले अपराधियों का राजनीतिकरण करने में तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी ये सबसे आगे हैं, बीजेपी सबसे आखिरी में आती है। देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं कि कम से कम हमारी बात भी आप इत्मीनान से सुन लेंगे। और जो शिवम ने बात करी, असल में होता क्या है ना कि जो लोग सुखभोग और जो लोग सत्ताई चाटुकार होते हैं, उन चाटुकारों का जमीर मर जाता है। इस जमीर मरे हुए व्यक्ति से मैं ये पूछना चाहूंगा, सवाल का सीधा जवाब देना था। आप देखते हैं कि काका जी की भाषा की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, ये इतना बेवकूफ जाहिल आदमी है कि कुछ भी कहते रहते हैं। देखिए क्या ने हत्या कर दी, वो कौन अपराधी थी जी बताओ? बस्ती में एक बेटी की बीजेपी के नेताओं ने घर में घुस के हत्या कर दिया, बलात्कार कर दिया, वो कौन अपराधी थी? तुम्हें फतेहपुर की सूचना है? माँ बेटी को बलात्कार किया गया, चाकुओं से हत्या की गई, उसके बाद उसे तेजाब डाल के जलाया गया। जान पाते हो पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में? नोएडा में बैठकर पूरी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है भाई, दिन रात गुंडागर्दी करते रहते हो, कुछ आता नहीं क्या? ये लेकर ऊपर से नीचे तक प्रवक्ता सारे गुंडे गैंगस्टर, वहां उस गैंगस्टर को गैंगस्टर कह रहे हैं। ये देखिए क्या गुंडा भाषा है इनकी, सुधर ही नहीं सकते। गाड़ी में बैठे हुए चलते जाते भी गुंडागर्दी करते फिरते हो क्या सड़कों पर? चलेगी और उसको तहजीब नाम की चीज ही नहीं है, तमीज नाम की चीज ही नहीं। भाई ढंग से बात करो ना, सही से बात करनी नहीं आती इंसान की तरह। ये किसने बना दिया इनको प्रवक्ता है? बेवकूफों की तरह बातें करते रहते हैं। भाषा सही रखिए अपनी, बदतमीजी बंद कीजिए अपनी। बदतमीज आदमी तमीज बात कीजिए और सही बात रखिए। मनोज जी भाषा में प्लीज आप दोनों संयम रखें। वो रखे संयम, मैं तहजीब से उनकी बात काटी। जब तर्क नहीं है, राजनीति नहीं आती तो छोड़ दीजिए ना। दुनिया दोनों रुकिए। ये वो तस्वीर है जहां पर आरोपी को पकड़ा गया है। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये वो आरोपी है जिसने गोलियां चलाई हैं तथाकथित तौर पर, और इसको इस वक्त पकड़ के अंदर लाया जा रहा है। पुलिस से चारों तरफ घिरा हुआ है ये अपराधी, और मेरे ख्याल से ये तस्वीरें मुझे किसी पुलिस स्टेशन की ही दिखाई दे रही हैं। ऐसा कहा था अजीत ने हमको बताया था, कैसरबाग पुलिस स्टेशन के अंदर, माफ कीजिएगा कोर्ट की तस्वीरें हैं। वकील के भेष में था, वकीलों ने इसको पकड़ा और अब पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि कोर्ट परिसर में कई सारे मामलों में पुलिस वाले आते रहते हैं और पुलिस वहां पर रहती है। और अब देखिए शूट आउट एट लखनऊ बड़ा और सनसनीखेज मामला है ये पूरा का पूरा। जिस तरह से संजीव जीवा नाम के गैंगस्टर की हत्या कर दी गई, कई हत्याओं में शामिल था ये। प्रबंध द्विवेदी हत्याकांड में इसका नाम आया था, कृष्णानंद राय हत्याकांड में इसका नाम आया था, मुख्तार अंसारी का शूटर था, साथ ही साथ मुन्ना बजरंगी से भी इसके संबंध थे। और मुन्ना बजरंगी वही शख्स है जो कृष्णानंद राय की हत्या के अंदर मुख्य आरोपी था। लखनऊ की जेल के अंदर बंद था, जो हाई सिक्योरिटी बैरक है उसके अंदर 22 मामले थे इस पर। अपहरण, हत्या, रंगदारी, फिरौती, ऐसा कोई धारा नहीं होगी जो शायद संजीव जीवा पर न लगी हो। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तूती बोलती थी मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के एरिया में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। मैं एक बार फिर बता दूं, मुख्तार अंसारी गैंग का करीबी शूटर है संजीव जीवा, पश्चिमी यूपी का खूंखार अपराधी है संजीव जीवा। और ये वो शख्स है, हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये वो शख्स है जिसने इस शूटआउट को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें हमको कोर्ट परिसर से मिली है। कोर्ट परिसर में ही वकील के भेष में आए इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। आपने देखा है पत्रकार के देश में आए दो शूटर्स ने किस तरीके से अतीक और अहमद की चंद सेकंड के अंदर धड़ाधड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। आइए सुनते हैं वकील जो वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है। एक बार और ये तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए यहाँ पर खून बिखरा हुआ, खून के छींटे हुए, दीवार पर खून के बिखरे हुए छींटे। इसके साथ ही जो अपराधी जिसे गोली मारी गई है वो खुद को बचाने के प्रयास में एक बार दोबारा इस कोर्ट रूम में भागने का प्रयास करता है, लेकिन अपराधी कितना बेखौफ है कि वो
कहीं भी रुकने का पुलिस वाले लात लगा के उसको चेक कर रहे हैं, बल्कि हम अधिवक्ताओं ने उसको उठाने का प्रयास किया कि चेक करें कि वो जिंदा है कि मर गया है। पुलिस मोबाइल चला रही है, उसको लात लगा के चेक करते हैं कि वो जिंदा है कि मर गया। और आप समझिए एम्बुलेंस तक नहीं बुलाया। 1 से लेके 8 नंबर तक एक सिविल कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, जो कि हर नंबर पे चेकिंग हो रही है। लेकिन अब हम पास की भी तस्वीरें दिखाते हैं। वकील साहब जरा साथ आ जाइए और पास की भी तस्वीरें दिखाते हैं। अब देखिए, इस तरफ से ही यहाँ से अपराधी आता है और यहाँ से आने के साथ ही जैसे ही यहाँ पर जो दूसरा अपराधी यानी जो पेशी के लिए आया हुआ अपराधी है संजीव जीवा, जैसे ही यहाँ पर निकलता है ताबड़तोड़ ये पूरा जो गलियारा है इस बात की गवाही देता है कि किस तरह गोलियां तड़की, किस तरह से अपराध तंत्र ने सुरक्षा तंत्र का मजाक उड़ाया, किस तरह से अपराध तंत्र पर सवाल खड़े हुए। ये सारे सवाल ये अधिवक्ता उठाते हुए यहाँ पर दरबार है। यहाँ पे हम क्या ये न्याय है? कोई भी अपराधी सफेद पैंट काली पैंट में चला आ रहा, अधिवक्ता की वेशभूषा में चला आ रहा, वो गोली मार देगा। हम लोग की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या यहाँ सुरक्षा है? हर गेट पे जो है पूरी व्यवस्था लगी है चेकिंग की। हर गेट पे जो पुलिस चेकिंग करने के लिए बैठी है वो अपना काम कर रही है। क्या काम फोन चला रही रहती है? वो फोन चला रही, कोई चेकिंग नहीं कर रही है। कोई भी अपराधी वकील की यूनिफॉर्म में चला आके यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। वकील साहब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अधिवक्ता तो आ गए, असलहा कैसे आया? सवाल यही है, असलहा आप ये समझ लीजिए, सुनिए, ये सब मेरा जितना मानना है ये सब ये बिना जानकारी का नहीं हुआ। पुलिस लगी है, बैग चेक किया जाता है महिलाओं का। अभी आधे घंटे पहले कोर्ट परिसर में एक महिला अधिवक्ता को उसका हस्बैंड चाकू लेके दौड़ाता है। अभी इस घटना से होने से जस्ट आधा घंटे पहले, और उसके बाद पुलिस वाला एक दरोगा होता है प्रवीण यादव, वो उससे चाकू लेके अपनी जेब में रख लेता है। इन्हीं सुरक्षा दृष्टिकोणों को देखते हुए राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। यहाँ कोई विभिन्न प्रक्रिया चल रही, यहाँ का अधिवक्ता अलग है क्या राजस्थान से? हम लोग भी जरा ये तस्वीरें एक बार और दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गेट उस अपराधी का है जो गोलीकांड को अंजाम देने के लिए गाड़ी हुई है। उसमें एक संजीव जीवा जो है इसे गोली लगी है, हॉस्पिटल भेजा गया है। उसमें 2 पुलिसकर्मी जो उसको साथ लेके आए थे उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है। एक बच्ची का भी बताया जा रहा है, तो बच्ची भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। बाकी जैसे होगा घटना के बारे में अपडेट देंगे। ये जो जीवा है क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? ये अपराधी है, सजायाफ्ता अपराधी है। तो संजीव जीवा कहा जा रहा है हत्या हो गई है, लेकिन अभी उसके बारे में डिक्लेयर नहीं करा है पुलिस ने। 2 पुलिस वाले हैं, गोली लगी है, एक बच्ची है जिसकी हालत गंभीर है। उसकी कुछ तस्वीरें जो हम दिखा सकते थे हमने आपको दिखाई है। मनोज यादव काका मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी, पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। ठीक है, शिवम त्यागी, प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। प्रेम शुक्ला जी, माना अपराधी ने एक अपराधी को गोली मार दी, पुलिस कमिश्नर लखनऊ के क्या कह रहे हैं सुनते हैं। आरोपियों को पेश किया गया, हाँ डालन है इसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई, उनको अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया और इस दौरान एक सिपाही को भी कुछ छर्रे लगे, तो इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। और यहाँ पर मौके पर जहाँ कोर्ट के बाद मौजूद है वहाँ यहाँ के लॉयर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी देते हैं। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है वही आज पेशी पे आया था, और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था और इनके साथ हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको पुनः अपडेट कर। एक बच्ची को गोली लगी, हर गेट पर सिक्योरिटी सिस्टम लगा, पिछले लोकेशन निकला जा रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जब तक हम पूरी स्थिति का विश्लेषण ना कर लें हमारी तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम आपको स्पष्ट जानकारी, पूरी जानकारी देंगे। अभी पहले हम सारा घटनाक्रम अभी कितने का इनाम था वो ये जानकारी भी मैं अभी हमारे अधिकारी आपको दे देंगे। वकील के बात आरोपी आए थे। देखिए, जब तक हम स्थिति के बारे में स्पष्ट स्वयं कन्विंस न हो जाए कि क्या घटनाक्रम रहा था, तब तक हम आपको ऑथेंटिक कोई बात हमारे स्तर से ना कही जाए उचित नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दीजिए। थोड़ा सा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर बार संजीव जीवा आता था, हाईकोर्ट में जाता, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाना होता था, इस बार उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना।
ठीक है, तो पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ वहां पर। उन्होंने कहा हाँ गोली चली है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक संजीव जीवा को गोली लगी है। वो ये नहीं कह रहे कि उसकी मौत हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है, लेकिन हाँ ऐसी जानकारी हमें सूत्रों ने दी है, हमारे सहयोगी अजीत ने दी है कि वो ब्रॉड डेड था, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी बात, 2 पुलिस वाले उसके साथ थे, उन्हें भी गोली लगी है। साथ ही साथ इस क्रॉस फायर में एक बच्ची, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक बच्ची जिसके परिवार के कुछ लोग वहां बेल लेने गए थे, उसको भी चोट लगी है। उसे भी ट्रॉमा सेंटर के अंदर अजीत ने मुझे बताया था कि उसे ले जाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस के तमाम अधिकारी, जो वकील हैं, वो कोर्ट परिसर के अंदर जो है धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सवाल ये है कि अपराधी कोर्ट के अंदर बंदूक कैसे लेकर आया, क्योंकि जितने भी गेट हैं उस पर फ्रिस्किंग होती है। सर, ये माना अपराधी ने अपराधी को मारा है, पर ये तो साफ साफ है ना कि अपराधी का उसका खात्मा करने का अधिकार नहीं है। ये काम कानून का है, ये काम अदालत का है। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे में तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, जिसी के बिना पर योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए थे। ये लगातार एक के बाद एक ऐसी हत्याएं हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पर ये बात अत्यंत दुस्साहसिक हत्या है, और जिस किसी ने दुस्साहस किया है उस पूरे गिरोह का खात्मा करना यह प्रशासन का दायित्व है, और संवैधानिक ढंग से, कानूनी ढंग से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कोई अखिलेश यादव का कार्यकाल थोड़े है कि राजू पाल की हत्या करने के बाद जो है वर्षों तक FIR न दर्ज हो और घंटों तक जो है फायरिंग करती रहे और कार्रवाई ना हो। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल है। इसमें अपराधी को भी सुरक्षा देना ये सरकार का दायित्व है, और जहां जिस किसी से भी चूक हुई है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं सीधे अजीत के पास चलता हूं। अजीत, क्या लेटेस्ट अपडेट, कोई नई अपडेट शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? देखिए बिल्कुल दीपक, नई अपडेट यह है कि संजीव जीवा को हाई कोर्ट के आदेश पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पेशी पर आने का बाकायदा आदेश था, और हर बार वो पेशी पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आता था। लेकिन आज सुबह उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। उससे पुलिस कर्मियों ने कहा भी, जो खबर आ रही है कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीजिए, तो उसने कहा कि गर्मी बहुत हो रही है, आज बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनूंगा। और उसी का देखिए कितनी सटीक मुखबरी हुई कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर संजीव जीवा नहीं आया है। प्लानिंग हो गई और कचहरी आते आते सिविल कोर्ट के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। एक अपडेट ये, दूसरा बता दूं कि डीसीपी राहुल राज पहुंचे हैं जहां पर संजीव जीवा, ये तस्वीरें आपको दिखा दें कि इसके अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। यहां पर संजीव जीवा की जो डेड बॉडी है, कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है, अंदर यहां आईसीयू में रखा गया है। जो एसीपी हैं हजरतगंज के, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया कि गोलियां चलाई गई। एक युवक जिस जो तस्वीर हम दिखा रहे थे जी न्यूज पर सबसे पहले, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसरबाग थाने पर ले जाया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले का संज्ञान लिया है, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। बाकायदा कई टीमें इस पूरे मामले की जांच करें, चूंकि संजीव जीवा कोई साधारण आदमी नहीं था, बड़ा कुख्यात गैंगस्टर था। बंगाल से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक उसकी तूती बोलती थी। मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी तक, बदन सिंह बद्दो से लेकर सुंदर भाटी तक, सबके लिए वो काम करता था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी से लेकर कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्य रोल था उसका। बोनट पर चढ़कर कृष्णानंद राय की गाड़ी में AK-47 से पूरी की पूरी ब्रश फायरिंग उसने की थी और वहां बैठा रहा। तो काफी डेयरिंग जो अपराधी था, एक तरीके से कहा जाए हार्ड क्रिमिनल था। तो अभी अंदर जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस के लोग, डॉक्टर्स की टीम दीपक मौजूद हैं, और पूरी जो पड़ताल है वो अंदर चल रही है। जैसे ही डीसीपी बाहर निकलेंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, मुझे एक बात और बताइए। आपने बड़ी बात बताई है और बड़ी इंटरेस्टिंग तथ्य है वो कि उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आने को हाई कोर्ट ने कहा था। तो ऐसा क्या मामला था और किस आधार पर हाई कोर्ट उसे कह रही थी कि नहीं आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाइए? एक अपराधी को कोर्ट कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाइए, ये किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था? अजीत, ये भी बताइए। देखिए बिल्कुल, वो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उसकी पत्नी की तरफ से, उसकी तरफ से कि उसे पेशी पर हत्या की जा सकती है। देखिए अनिल दुजाना जिसका इनकाउंटर हुआ था, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, उसको भी वो भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पेशी पर जाता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हाई कोर्ट आदेश देती है कि अगर इनकी जान माल को खतरा है तो भाई पेशी के दौरान इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की अनुमति दी जाए। सिर्फ पेशी के दौरान, यानी जब आप जेल से चलेंगे और कचहरी जाएंगे और वापस पेशी से जैसे ही जेल में दाखिल होंगे, ये जैकेट आपसे ले ली जाएगी। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत सारे लोगों को
हाई कोर्ट के आदेश पर दी जाती या प्रशासन को लगता है कि इसकी हत्या हो सकती है तो दी जाती। उसी के तहत संजीव जीवा भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आता था, लेकिन आज उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी और आज मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। और एक युवक, एक अपराधी ने, एक शूटर ने उसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। ऑन द स्पॉट वो डेड हो गया था, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। अंदर जो सीएमएस है वो मौजूद है, अंदर डीसीपी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। एक बात और समझाइए, वो धरने पर बैठे हैं कि सुरक्षा का हवाला देकर वो लगातार नारेबाजी। एक बात और बताइए जी दीपक, सभी वकील ये कह रहे हैं कि कचहरी के अंदर हर गेट पर चेकिंग है। आप तो जाते होंगे रिपोर्टिंग के लिए कचहरी में, और ये देखिए हिस्ट्री शीटर की हत्या, और मेरे ख्याल से पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्लोजअप में। शूटर है, यंग सा लड़का है, वकील की ड्रेस में है, सफेद शर्ट पहनी हुई है, वकीलों की तरह 2 कलर के पेन लगाए हुए हैं उसने, और साथ ही साथ काले कोट के अंदर है, व्हाइट शर्ट है। आप देखिए बहुत यंग सा लड़का, ठीक उसी तरह का जैसा हमने अतीक और अशरफ के मामले में देखा था। मुझे ये बताइए कि उसने पहनने से मना कर दिया तो पुलिस ने ये नहीं कहा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है आप पहनिए ही पहनिए? ये देखिए तस्वीर है, क्लोज तस्वीर है, कैमरे पर तस्वीर है। पहले हमने आपको स्टिल दिखाई, अब पुलिस दबोचे हुए उस युवक को, उस शूटर को, शूटर कहा जाए ज्यादा बेहतर होगा, इस शूटर को पुलिस दबोचे हुए है। कथित तौर पर गोलियां इसी ने वहां पर चलाई थी, और अजीत हमें बता रहे थे 5 से 6 राउंड फायर हुए। कुछ मालूम पड़ा है ये लड़का कौन है, इस शूटर का नाम क्या है, कहां का रहने वाला है? ऐसी कोई प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है अजीत? हालांकि ये सवाल मैं बहुत जल्दी पूछ रहा हूं आपसे। देखिए बिल्कुल उसके पास कोई आईडी कार्ड या कुछ मिला नहीं है, लिहाजा पुलिस अभी फौरन उसकी पहचान करने में अक्षम दिख रही है। वो कह रही है कि पूरे मसले की जांच करेंगे। यंग है, देखिए अतीक और अशरफ की जब हत्या हुई थी, तीनों आरोपियों को काफी देर बाद शिनाख्त हो पाई कि कौन है और कहां से आए, अलग अलग जिले से थे और उन्होंने हत्या कर दी। इस तरह इस मामले में भी हुआ कि बाकायदा ड्रेस, जो अधिवक्ता का ड्रेस होता, वकील का ड्रेस होता, पहनकर बाकायदा सफेद शर्ट, काली कोट पर जो है डबल पेन लगाकर आकर और कचहरी के अंदर हत्या कर देना, तो ये बड़ी बहुत ही साहस का काम एक तरीके से कि आप जाकर वहां पर न्यायालय के अंदर आप मर्डर कर दे रहे हैं। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई, उससे पूछताछ की जा रही है। और एक बड़ी एक बात आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मसला हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल, देखिए अखिलेश यादव भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो भी सवाल कर रहे थे और उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो है, देखिए आपको जो युवक, जिस युवक ने गोली मारी उसका नाम बता दें। नाम सामने आ गया है, विजय यादव नाम है इसका और जौनपुर का रहने वाला। दीपक, बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं कि जिस शूटर ने हत्या की है संजीव जीवा की, उसका नाम है विजय यादव। ये नाम सामने आ चुका है कि विजय यादव नाम का है जो अधिवक्ता बनकर गोली मारी है। और जिस बच्ची को गोली लगी है उस बच्ची का नाम लक्ष्मी है और बक्सी तालाब की रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि अब उसका नाम सामने आ चुका है। तो नाम सामने आ गया है तो उसकी जो कुंडली है वो भी सामने आ जाएगी कि किसके कहने पर हत्या की। क्या उसी संजीव जीवा की गैंग ने संजीव जीवा की हत्या करा दी, या फिर जो दुश्मनी चली आ रही थी उसके तहत उसकी हत्या हुई, या क्या है, ये गैंगवार है या फिर ये सोची समझी कोई साजिश की गई जिससे दुश्मनी थी उसने हत्या कर दी। तो नाम सामने आ चुका है दीपक, विजय यादव नाम है, ये जौनपुर का रहने वाला है जिसने गोली मारी है। जिस बच्ची को गोली लगी उसका नाम लक्ष्मी है, बक्सी तालाब की रहने वाली है। जो सिपाही घायल हुआ उसका नाम लाल मोहम्मद और कमलेश कुमार है। यानी SC/ST जो विशेष कोर्ट पे पेशी पर लाया गया था वहां पर इसकी हत्या हुई। और देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं दीपक वो बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम बात करने कोई डीसीपी हैं। सर क्या निकल कर आया, अभी क्या पोजीशन है? जो भी डॉक्टर से बात हुई है तो इसकी डेथ डिक्लेयर की गई है, मौत हो गई है। हाँ। कितनी गोली लगी है सर कुछ? अब ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का है जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला है कि वो पकड़ा गया है। आपके 2 सिपाही और एक बच्ची घायल, उनकी क्या कंडीशन है? सही है, सिपाही के जो है घुटने में लगी है और जांग में लगी है, तो वो आउट ऑफ डेंजर है, वो ठीक है। बच्ची को यहाँ से रेफर किया गया? बच्ची का हम लोग KGB में रेफर किया गया है, वहाँ से हम लोग पता कर रहे हैं। ये कौन है, कौन सी गैंग है सर, कुछ सामने आया? ये नहीं, अभी तो चूंकि यहाँ भी डेथ हो गई है, कोई भी क्लियर नहीं है। अभी हम लोग जांच में और पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में चीजें क्लियर होंगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आता था, आज नहीं पहना था, उसने कहा गर्मी लग रही है। अब ये सब चीजें जांच का विषय है। तो देखिए ये डीसी कितने राउंड फायरिंग की उसने? ये एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं है कितने राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन ये है कि जो लग रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक कोई वेपन है जिससे कि है। अकेला था सर? अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें अकेला ही पता चला है। वेपन मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? ये भी पता किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं,
तो हम उसके बारे में जानकारी करेंगे, बताएंगे। तो आपसी गैंगवार है सर या क्या नहीं? अभी कहना जल्दबाजी होगी, अभी हम लोग पता कर लेंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे फिर। बिल्कुल। ये थे राहुल राज, जो डीसीपी हैं, जिनका कहना है कि संजीव जीवा दीपक उसको डेड घोषित कर दिया गया है डॉक्टरों की तरफ से। इस वक्त जी मीडिया सबसे बड़ी खबर बता रहा है कि औपचारिक जो पुष्टि है वो डीसीपी राहुल राज की तरफ से कर दी गई है कि संजीव जीवा मर चुका है, यानी उसकी हत्या हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि डॉक्टरों ने कर दी है। विजय यादव नाम का लड़का जिसने शूटर था, हत्या की, तो उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सेमी ऑटो गन से उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो बच्ची घायल थी उसे केजीएम के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। जो 2 सिपाही हैं, लाल मोहम्मद और दूसरा उसके घुटने पर गोली लगी है, वो खतरे से बाहर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है, ब्रेकिंग न्यूज, विजय यादव नाम के शूटर ने संजीव जीवा की हत्या की है। अजीत, आपने पहले ही ब्रेकिंग न्यूज दे दी थी कि गोली लगते ही हत्या हो गई, और अब पुष्ट कर दिया है। आप बता रहे हैं राहुल राज नाम है पुलिस अधिकारी का। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। हम जानते हैं अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, लेकिन ये कैसा मामला? और पुलिस और अपराध का भी चोली दामन का साथ रहा है, अगर ये है तो कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की अनुमति थी, उसने कहा गर्मी लग रही है, मैं पहनने से इनकार कर दिया, और पुलिस ने उसकी बात मान भी ली। ये मुझे समझ नहीं आया, ये कैसा गड़बड़ जाला है कि उसने कहा कि नहीं गर्मी लग रही है, मैं आज नहीं पहनूंगा। वैसे भी कहते हैं मौत बुलाती है तो जाना ही पड़ता है। मौत क्या उसको बुला रही थी, लेकिन सवाल उससे बड़ा, उसने मना किया और पुलिस वालों ने मान लिया। एक तरीके से कहा जाए, कैसा घालमेल है? देखिए बिल्कुल दीपक, ये एक तरीके से कहेंगे ये अपराध का कॉकटेल है। कभी किसी जमाने में पुलिस अपराधियों की सुरक्षा करती थी, आज जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि साहब अब बेल से नहीं, जेल से नहीं, अब बेल से डर लगता है। बेल अगर होगी और बाहर जाएंगे तो फिर पुलिस की गोली के शिकार हो जाएंगे। अब अपराधी डरने लगे। पहले ये अपराधी सियासत पकड़ लेते थे, राजनीति में आ जाते थे, यही पुलिस उन्हें सलाम करती थी। अब चूंकि माहौल बदल चुका है, उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में, लगातार खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। तो देखिए, संजीव जीवा को कहा गया कि आप जैकेट पहन लीजिए, संजीव जीवा ने कहा कि गर्मी लग रही है, हम नहीं पहनेंगे, बहुत ज्यादा टेंपरेचर है, आज ऐसे ही चलेंगे। और पुलिस ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया, ठीक है आप ऐसे चलना चाहते हो तो ऐसे चलो। और उसका नतीजा सबके सामने है कि सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर संजीव जीवा मार दिया गया। और एक शूटर जो जौनपुर का रहने वाला, जिसका नाम विजय यादव है, उसने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से संजीव जीवा की हत्या कर दी। जो डीसीपी राहुल राज ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ठीक पीछे हमारे जो आईसीयू है वहां पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई है संजीव जीवा की। इसके बाद पोस्टमार्टम होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत डॉक्टरों का एक पैनल करेगा। तो ये जो आप पूछ रहे थे कि अपराधी और पुलिस का ये कभी कॉकटेल हुआ करता था, अब कॉकटेल नहीं हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल हो रही है अपराधियों को, और यही वजह देखिए एक के बाद एक अपराधी, कोई अब रक्षा में मारा जा रहा है, कोई पुलिस एनकाउंटर में मारा जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग यहां से बदन सिंह बद्दो जैसे लोग जो देर छोड़कर ही फरार हो गए हैं। तो इस संजीव जीवा के केस में भी यही हुआ कि विजय यादव नाम के शूटर ने उनको दिन दहाड़े कचहरी परिसर में SC/ST जो अदालत थी वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है और अधिवक्ता धरने पर भी बैठे हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, बहुत ढंग से, बहुत बारीकी से आपने पूरी खबर हमारे दर्शकों को समझाई है। मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपका शुक्रिया। सीधे चलता हूं यहां से मैं कपिश श्रीवास्तव के पास। कपिश, एक बड़ी बात अजीत ने बोली और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि जेल से नहीं अब बेल से अपराधियों को डर लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है आएंगे बाहर मार दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अपराध का राजनीतिकरण आपके और बीएसपी के जमाने में हुआ, अब कम से कम वो दिखाई नहीं देता उत्तर प्रदेश में। मुख्तार अंसारी को भी जेल हो रही है, जिसको आपके जमाने में जो है, मतलब मुझे याद है मुलायम सिंह की सरकार, मऊ का दंगा, जब जिप्सी की छत पर बैठकर मुख्तार अंसारी घुमा करता था शहजादों की तरह। दीपक भाई, पहले तो पत्रकारिता को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जैसा कि आपके संवाददाता अजीत सिंह जी ने कहा है कि जेल से नहीं बेल से डर लगता है। अगर ये कानून है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो हम समझते हैं कि इस देश के कानून को फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं सर? पहले नेताओं को शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि उनके चलते ये कानून था। कपिल जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पहले नेता शर्मिंदा हो ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस का भी अपराधीकरण कर दिया था, राजनीति का भी अपराधीकरण कर दिया था, सिस्टम का भी अपराधीकरण कर दिया था। मैं इस हत्या के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं वो भी एक हकीकत है, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। नेता विचार कर ले, पत्रकारिता तो विचार करती है समय समय पर। नेता विचार कर ले कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया। अगर क्षमता हो तो सुनिए, क्षमता हो तो सुनने का भी प्रयास। आपको मेरी क्षमता पता है, मेरे पास शो होता तो मैं 1 घंटा आपको बोलने को दे देता।
शो खत्म होने वाला है। ठीक है ना, वेरी गुड। कम से कम कुछ तो अवसर दीजिए जब प्रश्न पुटअप किया है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का टोटल फेल्योर दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ इससे। जेलों के अंदर हत्या हो रही हो तो यहाँ पर कानून का इकबाल है या पुलिस का इकबाल है या कि कानून की हत्या करवाई जा रही है? ये किस तरीके का? यही तो कह रहा हूँ सर, आपके जमाने में गुंडों का इकबाल होता था। अरे मैं तो सीधी बात आपको कह रहा हूँ, ये ब्रिजभूषण सिंह कौन से हैं? ये ब्रिजेश सिंह कैसे हैं? आप ही की पार्टी के सांसद रहे ब्रिजभूषण। नहीं, ये सब आप ही की पार्टी के सांसद रहे ब्रिजभूषण, भूलिए मत आप। ये सारे लोग सर, ये ब्रिजभूषण आप ही की पार्टी के सांसद थे, एक बार या 2 बार। आपने साधु बनवा दिया, इनको आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। दीपक भाई, क्या आप इनको साधु बना दिए? और इस बात की आप कह रहे हैं कि जेल से और बेल से डर लगता है। अरे साहब, जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, 2-2, 3-3 माफियाओं ने अंदर मार दिया, आपके सामने है। उसके पहले 24 कैमरे बंद हो गए, 2 माफिया वो मार दिए गए, मुन्ना बजरंगी मार दिया गया, आज तक पता नहीं चला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है कानून? क्या है उत्तर प्रदेश? ठीक है दुबे जी, एक क्विक कमेंट, फिर उसके बाद मैं अगली ब्रेकिंग पर जाऊंगा। एक क्विक कमेंट डीके दुबे। देखिए, कपिल श्रीवास्तव जी भी मुझे लगता है लोअर की प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग, मैंने भी लोअर की प्रैक्टिस की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। कचहरी के अंदर हम सब जानते हैं कि कचहरी का माहौल ऐसा है कि गेट पर सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन हम जब काला कोट पहन कर जाते हैं तो हम अपने आप को भी सुपीरियर बताते हैं। हालांकि जिस शख्स की आप फोटो दिखा रहे हैं उसने टाई नहीं बांध रखी, बैंड नहीं बांध रखा, इसलिए उसको अधिवक्ता के रूप में कहना गलत है। आप ये कहिए कि काला कोट और सफ़ेद शर्ट पहन कर गया था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के मामले में बहुत बार हम लोग भी, चूंकि डीजे का परिसर होता है और डीजे के परिसर में डीजे के आदेश पर ही सिक्योरिटी होती है। माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगा। आप जो कह रहे हैं एक बड़ी वाजिब बात है। ऐसा होता है कि काला कोट पहनने के बाद आदमी अपने आप को 30 मार का समझता है और उसी चक्कर में ज्यादातर अपराध कोर्ट के अंदर होते हैं। कपिल भाई, विचार करिएगा, मैंने जो कहा वो गलत है या डीके दुबे जी ने जो कहा गलत है, लेकिन जी न्यूज़।